हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमडी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट शेयर्स को कवर किया था। सो ये वीडियो अगर आप देखोगे तो इसका वीडियो का कंटिन्यूएशन ही आज के दिन मार्केट के अंदर देखने को मिला। मार्केट के अंदर आज काफ़ी अच्छी रैली जो है वो इंडेक्स लेवल पे भी देखने को मिली और स्टॉक्स लेवल पे भी जो है मार्केट के अंदर देखने को मिली। और पोर्टफोलियो भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भागते हुए देखने को मिला। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का कॉम्बिनेशन का अगर आपका पोर्टफोलियो तो अच्छे खासे गेंस जो है वो आज के दिन पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर भी देखने को हमें मिले। सो इसका क्या बड़ा बड़ा रीज़न देखने को मिल सकता है या किस रीज़न की वजह से ये आज के दिन रैली आई। और पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है पूरा बेरिश सेंटीमेंट में था, बट आज अचानक अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़ी तेज़ी जो है वो दोनों इंडेक्स और स्टॉक्स लेवल पे आई। सो क्या ऐसे बड़े रीजंस हैं? सो इस वीडियो के अंदर मैं उसको भी कवर करने वाला हूँ और जो कुछ डेटा पॉइंट्स है फ्रॉम अर्लियर फ्रॉम अराउंड 2010, सो उसको भी मैं कवर करूँगा। काफ़ी दिनों के बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग 300 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी और 1000 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी जो है वो सेंसेक्स के अंदर देखने को मिली। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी जो था डे बिफोर येस्टरडे, तो मार्केट के अंदर अच्छा खासा परफॉर्म हुआ था। और आज के दिन पे अगर आप देखेंगे तो 17,300 के ऊपर 16,900 के आसपास जब मार्केट ट्रेड कर रहा था यहाँ पे। मैंने ये कहा था कि 17,000 का लेवल जो है वो गिर चुका है, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो है वो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और अभी मार्केट 17,400 के आसपास लगभग पहुंचने के लिए रेडी है या शायद गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है मंडे के दिन। तो ये 17,400 450 तक भी जाते हुए आपको देखने को मिल सकता है और वहाँ से फिर हो सकता है कि वापस से जो है मुनाफा वसूली देखने को मिले टॉप से। ये पॉसिबल थिंग्स हैं, क्योंकि अगर 16,900 के पास लोग 16,800 और 700 की बात कर रहे होंगे, थोड़े से बेरिश होंगे, बट किसी को भी नहीं पता था कि मार्केट जो है वो 17,400 के आसपास चला जाएगा। एक दिन के अंदर 300 पॉइंट के आसपास की रैली जो है वो देखने को मिलेगी। मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ये बात जो है वो आपको इस डेटा से पता चल सकती है। आज के अगर गेनर्स या आउट परफॉर्मर्स अगर देखेंगे तो लगभग जो है वो रिलायंस देखने को मिल रहा है 4.5% अप देखने को मिल रहा है। मैंने वीडियो बनाया 2 दिन पहले, वहाँ पे सबसे पहला जो स्टॉक मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए कवर किया था, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने रिलायंस को ही लिस्ट किया है। उसके बाद मैंने इन्फोसिस को भी कवर किया था, आईसीआईसीआई बैंक को भी मैंने वहाँ पे कवर किया था। तो वो वीडियो भी आप चेकआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने वो वैसा वीडियो क्यों बनाया था और उसका जो इम्पैक्ट है या उसका जो हेल्प है, मैंने ये सोच के नहीं बनाया था कि जो है फ्राइडे को ही इतनी बड़ी रैली आएगी या 4-4 5-5% की तेज़ी हो सकती है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए था। बट उसका इफेक्ट जो है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो मैंने डायरेक्शन की बात हो रही है कि मैं जिस डायरेक्शन में बोलना चाह रहा था, मार्केट ने भी उसी डायरेक्शन के अंदर जो है अगर रैली आती है तो लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेस्ले, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक की भी मैंने जो बात उस वीडियो के अंदर की थी, टीसीएस की भी बात मैंने वहाँ पे की थी, यहाँ पे भी 2% की तेज़ी जो है वो लगभग 2-3-4% के आसपास की तेज़ी जो है वो बड़े बड़े काउंटर्स के अंदर देखने को मिली, जिस वजह से अगर आप देखेंगे तो लगभग 10% के आसपास के जो हिस्सेदारी है निफ्टी के अंदर सिर्फ रिलायंस की है। 10.5% के आसपास का जो वेटेज है वो रिलायंस का है। आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप देखेंगे तो लगभग 8% के आसपास देखने को मिलता है। इन्फोसिस का लगभग 7.5% के आसपास देखने को मिलता है। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखेंगे तो 9.3% के आसपास है। ये जो हैवी वेट है, अगर ये निफ्टी कोई अलग से इंडेक्स नहीं है जो अपने आप भागने लगेगा। अगर निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां हैं वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगी, अगर उनके अंदर तेजी आएगी, तो निफ्टी जो है वो ऑटोमेटिकली आपको भागते हुए देखने को मिलेगा। ये जो है मेरे पास एक ओल्ड डेटा है, तो अगर आप ओल्ड डेटा अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के अंदर नए जो निफ्टी के रिटर्न स्टार्ट होता है, क्योंकि ये नया जो है वो फाइनेंशियल ईयर देखने को मिलता है। अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो हम मार्च टू मार्च चलते हैं, तो अप्रैल जो है वो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर देखने को मिलता है। और मार्च के अंदर जो है वो लगभग सभी साल के अंदर गिरावट ही देखने को मिलती है। बट अगर अप्रैल की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो डेटा है वो लगभग 2010 के आसपास से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 साल ऐसा हुआ है कि जब अप्रैल के अंदर मार्केट ने जो है वो अच्छा रिएक्ट किया है। और आउट ऑफ 12 अगर आप देखेंगे तो 4 बार
पांच बार ऐसा हो चुका है जहाँ पे मार्केट ने जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। सो अगर डेटा देखेंगे तो 7 आउट ऑफ 12 अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है। और अप्रैल अभी स्टार्ट हो चुका है, तो कल से अप्रैल स्टार्ट होगा, बट सैटरडे संडे है, तो मंडे से अभी देखना होगा कि कैसे जो है वो इस बार का 2023 का डेटा निकल के आता है, मार्केट के अंदर क्या सेंटिमेंट्स होते हैं। उसके बाद आज के एफ आई एस डी आई एस की भी बात कर लेते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो एफ आई एस डी आई एस जो है वो बाइंग नहीं कर रहे थे, सेलिंग कर रहे थे। मार्च के अंदर काफ़ी बड़ा सेलिंग जो है उन्होंने किया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 ट्रेडिंग सेशन से जो है वो लगभग 1500 करोड़ 1200 करोड़, हालांकि कोई बड़ा नंबर नहीं है, 3-4 हज़ार करोड़ के आसपास का जो नंबर है वो नहीं देखने को नहीं मिल रहा, बट ठीक ठाक नंबर जो है। इंस्टेड ऑफ सेलिंग, अगर सेलिंग कम भी करे या न्यूट्रल भी रहे या अबाव एवरेज अगर भी बाइंग होती है तो भी हमारे लिए पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स के अंदर, क्योंकि डीआईएस जो है वो अच्छा खासा पैसा पंप कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पे देखेंगे तो आज के दिन 350 करोड़ के आसपास की बाइंग यहाँ पे की है। उसके सामने डीआईएस ने लगभग 2500 करोड़ के आसपास की जो बाइंग, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर देखने को मिलता है। और सेम अगर कल के दिन की बात करेंगे, 2 दिन पहले की बात करेंगे, तो वहां पे भी 822 करोड़ के आसपास की बाइंग की थी और माइनस सेलिंग सिर्फ 156 करोड़ के आसपास देखने को मिली थी। सो डेटा जो है वो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। और अभी के लिए देखेंगे तो इंडिया एज अ कंट्री अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। रशिया से हम लोग लगातार क्रूड ऑयल भी बात कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सो हमें वो भी सस्ता मिलते हुए देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हमारे ऑयल प्राइसेस के अंदर राइज देखने को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया के अंदर थोड़ा बहुत कंट्रोल के अंदर देखने को मिल रहा है। सो जो इकोनॉमी रिवाइवल है वो इंडिया के अंदर ठीक ठाक होते हुए देखने को मिल रहा है। इंडिया एज अ कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ग्लोबल की मैं बात अभी तक नहीं कर रहा। ग्लोबली जितने भी इश्यूज हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट अगर इंडिया के ऊपर हो रहा है, जिस वजह से अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत हमें प्रेशर देखने को मिलता है। उसका मेजर रीजन है वर्ल्ड। इंडिया एज अ कंट्री जो है वो अभी के लिए तो आउट परफॉर्म कर रहा है एट लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स का भी डेटा आया था जहाँ पे हम लोग ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है, हालांकि मुझे नंबर याद नहीं, बट वो एक काफ़ी बड़ा नंबर देखने को मिला था। और इंपोर्ट्स के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिली थी। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट जो है वो निकल के आ रहे हैं। ग्लोबली हमें इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी जो है इंडियन मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा रैली तो नहीं कर रहे, बट सस्टेनेबल अभी के लिए है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम कोई चीज़ से है तो वो है क्रूड ऑयल। हमको क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, जिस वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब क्रूड ऑयल $120 के आसपास चला गया था, तब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने बजट पेश किया था, बट क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने बढ़ गए थे कि उनका जो बजट के अंदर अलोकेशन था कि हम इतना क्रूड ऑयल ये एवरेज प्राइस पे खरीदेंगे, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन डिसरप्ट हो गया, क्योंकि क्रूड ऑयल के ऊपर काफ़ी बड़ी डिपेंडेंसी हमारी है ऑन आर नेबरिंग कंट्रीज। सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, जो भी हमें क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं, रशिया हो गया। बट अभी के लिए रशिया जो है वो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे हमें क्रूड ऑयल बेच रहा है और हम उसको खरीद रहे हैं, और उसका पेट्रोल और डीजल बना बना के हम लोग अदर कंट्रीज को सप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग ऑयल जो है, पेट्रोल और डीजल या अदर गैसेस, वो तो हम लोग रिफाइनरीज के थ्रू उसको रिफाइन करके दूसरे कंट्रीज को सप्लाई कर रहे हैं, और सस्ते में जो है रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, और जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर हम पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं। तो हमारी एक तरह से कमाई होते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो अभी के लिए, या हमारा जो विजन है वो हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलता है, या ईवी के ऊपर देखने को मिलता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर इंडिया के लिए हो सकता है, क्योंकि हमारी जो मेजर डिपेंडेंसी है क्रूड, अगर वो ख़त्म हो जाती है इन अपकमिंग ईयर्स 5 ईयर्स, तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होते हुए देखने को मिलेगा और हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होगा। सो इंपोर्ट्स अगर कम होंगे और एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेंगे तो आपको मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी रैली जो है वो हमेशा देखने को मिलेगी। इंडिया एक बड़ा री रेटिंग कैंडिडेट हो सकता है ऑन ग्लोबल लेवल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। सो लगभग $100 के आसपास होते हुए भी अगर देखेंगे तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। सो लगभग अक्टूबर से मैं बता रहा हूँ तो ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ गिरते हुए जा रहा है। यहाँ पे थोड़ी बहुत सस्टेनेबिलिटी थी, बट वहाँ से अगर आप फिर से देखेंगे लगभग फरवरी से, सो फरवरी में लगभग $85 के आसपास ट्रेड कर रहा था क्रूड ऑयल, बट उसके बाद अगर देखेंगे वापस से जो है वो गिरावट देखने को मिली थी। सो लगभग $72 के आसपास
की भी जो गिरावट है वो क्रूड ऑयल के अंदर हो चुकी थी, बट वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी हो चुकी है। बट अभी भी अगर देखेंगे तो जो $97 के आसपास था, तो वहाँ से लगभग $20 के आसपास की गिरावट जो है वो क्रूड ऑयल में हो चुकी है, क्योंकि डिमांड के अंदर कमी आएगी। इकोनॉमी स्लो डाउन की जो प्रेडिक्शंस हैं वो अभी भी चल रहे हैं, और जिस वजह से क्रूड ऑयल के अंदर जो है वो डिमांड क्रिएट नहीं हो रही, और डिमांड नहीं होगी तो प्राइस के अंदर आपको जो है वो बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया जो है वो क्रूड ऑयल को युआन के अंदर ट्रेड करने की बात कर रहा है। सो ये एक बड़ा चेंज जो है वो एशिया लेवल पे आएगा, और उसका इम्पैक्ट जो है वो डॉलर के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। सो अगर ये जो ट्रेड्स हैं वो युआन के अंदर होने स्टार्ट हो जाते हैं या इनिशिएट हो जाते हैं, डॉलर के ऊपर जो है वो निर्भरता की कमी आएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे हो सकती है। और रुपी स्ट्रांग होगा कि नहीं मुझे इसका पता नहीं, बट युआन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और चाइना जो है वो लीड कर सकता है इन एशियन कंट्रीज़ एज, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया की जो फ्रेंडशिप है वो भी करवा दी है, ताकि एशिया के अंदर जो है वो एक स्टेबिलिटी आ सके। सो काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट जो है वो जियो पॉलिटिकल लेवल पे हो रहा है, और ये जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस होंगे उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर भी होगा, क्योंकि हमारी भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी जो है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलती है, या क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिलती है। सो नेस्डैक जो है वो यूएस का इंडेक्स देखने को मिलता है। ये एक टेक इंडेक्स है, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडेक्स यहाँ पे देखने को मिलता है। सो यहाँ पे मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 6 महीने के अंदर देखेंगे दिसंबर से लेके अभी तक, सो यहाँ पे 16% के आसपास की रिकवरी जो है वो इंडेक्स लेवल पे होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो ये भी जो एक पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आज के दिन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए नेस्डैक देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स के अंदर भी लगभग 182 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो ग्लोबल मार्केट्स अगर अच्छे रहेंगे तो इंडिया को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होगा, और जो निफ्टी के नए राइज है वो लगाने में भी आसानी होगी। सो इंडिया एज अ लेवल, इंडिया लेवल के ऊपर जो अगर सिचुएशंस देखेंगे वो तो स्टेबल देखने को मिल रही है, बट ग्लोबली जो सिचुएशंस डिसरप्ट होती हैं जिसके जो इम्पैक्ट्स है वो इंडिया के ऊपर देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे मैं सिर्फ दो चीज़ों की बात करना चाहता हूँ अभी के लिए। अगर देखेंगे तो हमने जो है वो जितने भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया, जिसका इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल सपोर्ट है, क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, एफआईआई जो है वो वापस से लगातार 3 सेशन से बाइंग कर रहे हैं, जिस वजह से रैली आ रही है। बट हमें ये देखना है कि ये जो रैली है वो कंटिन्यू होगी, और हमें क्या ऑप्टिमिस्टिक हो जाना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो लगाते रहना चाहिए। इन फ्यूचर जो है वो मार्केट कैसा कर सकता है, या क्या बड़े कंसर्न्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो पहला चीज़ तो मैं दो सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट, या अगर आप कहोगे कि एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आईटी सेक्टर और बैंक्स। अब आईटी सेक्टर की यहाँ पे बात करें तो आईटी सेक्टर का जो बजट है वो तो कट डाउन होगा, क्योंकि यूएस और यूरोप के अंदर जो है वो अभी तक जो रिवाइवल है, इकोनॉमी रिवाइवल, वो हुआ नहीं है। तो क्लाइंट जो है वो आईटी के मेजर यूएस और यूरोप से ही आते हैं, तो वहाँ पे अगर बजट के अंदर गिरावट होगी तो जो इम्पैक्ट है वो इंडियन आईटी कंपनीज को भी देखने को मिलेगा, जिसका रिजल्ट आपको स्टॉक्स के अंदर और उनके फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं उसके ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। सो हमें ये चीज़ सोचनी होगी कि क्लाइंट अभी के लिए जो है वो बजट कट डाउन कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है वो आईटी सेक्टर्स के ऊपर हो सकता है 1-2 क्वार्टर्स के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सालों साल तक ये चलेगा, बट 1-2 क्वार्टर्स जो कि Q1 जो है वो अभी Q4 खत्म होगा तो Q4 के नंबर्स मैं कवर करूंगा, जो कि एक अच्छे साइड पे होने की आशंका है। बट अगर आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट अपकमिंग 1 और 2 क्वार्टर्स हैं 2023-24 के, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो आईटी कंपनीज के अंदर रह सकता है। जो भी रिसेशन की भी बात है या इकोनॉमी स्लो डाउन की वजह से इनका बजट कम होगा, तो ये दोनों फैक्टर्स जो है वो मुझे ऐसा लगता है आईटी के लिए हैं। उसके बाद बैंक्स की अगर बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट हाइक अभी के लिए हो रहे हैं, सो इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से जो है लोग, मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है वो लोन की तरफ कम जाना पेश करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाइक है। सो अननेसेसरी कोई लोन जो है वो यहाँ पे लेते हुए देखने को नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि लोन बांटने में जो है थोड़े बहुत बैंक्स को डिफ़िकल्टीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो एक तो ये बजट वाला
पॉइंट है। दूसरा जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक है बैंक्स के इसमें, तो इनका थोड़ा बहुत जो है वो बिजनेस थोड़ा बहुत डाउन हो सकता है, थोड़ा बहुत ही मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लोन्स है उनके तो प्रीमियम्स आते ही रहेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो मुझे कवर करना है वो है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। सो कंज्यूमर गुड्स के अंदर आप जो भी बाइंग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो अगर इकोनॉमी अगर स्लो डाउन होती है तो उसके अंदर भी जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी, जिसका इम्पैक्ट आपको इन कंपनीज के ऊपर, जितने भी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनीज है उसके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। सो हमें जो है थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव होना चाहिए, मेरा यही कहना है। इस रैली को देख के हमें फोमो में नहीं आना चाहिए, और जो है हमें स्लोली एसआईपी के अंदर ही बाइंग जो है अभी के लिए मार्केट्स के अंदर करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स या 3 मंथ्स जो है वो थोड़े बहुत और वॉलेटाइल हो सकते हैं, बेस्ड ऑन अबाउट 2-3 पॉइंट्स। आई मे गो रॉन्ग ऑल्सो, बट ये सिर्फ मेरा पास्ट ईयर्स से और अभी तक मेरी थोड़ी बहुत जो भी स्टडी और एक्सपीरियंस है उसके बेसिस के ऊपर मैं बता रहा हूँ। तो हमें जो है वो स्लो जाना चाहिए। अगर हम स्लो एसआईपी के वे में बाय करते हैं तो ये हमारा ही फायदा हो सकता है, कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट्स। तो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर मार्केट एंड इंडेक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।